दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फुल सिलेबस कवर करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं मटेरियल साइंस चैप्टर को लिया हूँ। इसमें जो सिलेबस है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए वह है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, और दूसरा टॉपिक है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील एंड एलॉय स्टील, और इसके अंतर्गत तीसरा टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये तीनों जो टॉपिक हैं मटेरियल साइंस के अंतर्गत हैं वह एक ही वीडियो में कवर किए जाएंगे। उसके बाद से अगला हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लगभग सभी चैप्टरों के लिए 1 या 2 वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल देखते हैं। उसके अंतर्गत जो सिलेबस में है टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसमें हम लोग देखेंगे सामर्थ्य स्ट्रेंथ के बारे में। तो बिना असफल हुए किसी पदार्थ के प्रतिबल सहने को ही हम लोग सामर्थ्य कहते हैं। उसके बाद किसी पदार्थ की सामर्थ्य की माप कितनी होती है, तो उसकी अंतिम प्रतिबल तीव्रता या बिना चटके इकाई क्षेत्रफल पर उसके द्वारा सहन किए गए अधिकतम बल द्वारा प्रकट किया जाता है। तो एक तरह से प्रतिबल आप लोग जानते हैं क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल कौन सा लिया जाता है, तो अगर कोई इंजीनियरिंग मटेरियल है, इस पे फोर्स हम लोग लगाते हैं, जो भी फोर्स है यह फोर्स और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा यह वाला, इसका क्षेत्रफल लिया जाता है। लेकिन सामर्थ्य में क्या करेंगे हम लोग, कौन सा क्षेत्रफल लेंगे, तो यहाँ बोला हुआ है अंतिम प्रतिबल। तो अंतिम प्रतिबल के लिए अंतिम वाला क्षेत्रफल भी लेना है। तो अंतिम वाला क्षेत्रफल कैसे होगा, जैसे यह फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, यह एट लास्ट ऐसे करके स्ट्रेचिंग होगा इसमें, और यहाँ पे कहीं थोड़ा सा पतला यह हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अंतिम प्रतिबल कौन सा होगा, तो इस वाले क्षेत्रफल को लेंगे हम लोग। यह जब यह टूटने के कगार पर होगा फोर्स लगाने पर, तो इस समय जो यहाँ पे एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वह एरिया उस प्रतिबल के लिए कंसीडर करना है, यह वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसी को हम लोग अंतिम प्रतिबल बोलते हैं, अधिकतम प्रतिबल बोलते हैं, या इकाई क्षेत्रफल जस्ट टूटने के पहले जो क्षेत्रफल होगा वह लेना होता है सामर्थ्य के लिए। तनाव सामर्थ्य क्या होता है, अगर उस इंजीनियरिंग मटेरियल पे टेंसाइल फोर्स लगा हो, मतलब ऐसे करके खिंचाव वाला फोर्स लगा हो, तो इसको तनाव सामर्थ्य उसमें उत्पन्न होगा। और अगर जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगा है, मतलब इस तरह से उसको दबाया जा रहा है, तो इसमें जो सामर्थ्य उत्पन्न होगा वह क्या, संपीड़न या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा यह आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा जाता है। स्ट्रक्चरल स्टील या संरचनात्मक स्टील, पिटवा लोहा और एल्यूमिनियम तथा तांबा, इन पदार्थों का तनाव तथा संपीड़न में लगभग समान सामर्थ्य होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऑप्शन दे देगा कि किनका तनाव और संपीड़न में सामर्थ्य सेम नहीं होता है, तो यह 3 दे देगा, उसके अलावा और भी कुछ दे देगा। और बोला हुआ है कि परंतु कर्तन में इनकी सामर्थ्य तनाव कितनी होती है, 1/3 होती है। ठीक है, तनाव और संपीड़न में सामर्थ्य सेम होता है, लेकिन कर्तन में 1/3 होता है। कर्तन का मतलब क्या, सिंपल आप लोग समझिएगा, किसी चीज को अगर हम लोग ऐंठते हैं तो उस समय जो उसमें स्ट्रेचिंग होती है ऐंठने पर, तो उसी को कर्तन बोलते हैं। मतलब ऐंठ देते हैं किसी चीज को, वह टूट जाए तो वह कर्तन बोला जाता है। तनाव का मतलब खींचना, संपीड़न का मतलब किसी चीज को दबाना। इनके अतिरिक्त यह ईंट, कंक्रीट और यह ग्रे कास्ट आयरन, भूरा ढलवा लोहा तनाव तथा कर्तन की अपेक्षा संपीड़न में ये मजबूत होते हैं। मतलब इनको अगर दबाया जाए तो इनका क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, और खींचने पर स्ट्रेंथ कम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रत्यास्था। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक पिंड जो है अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब अगर किसी पदार्थ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब वह क्या करेगा, अगर फोर्स लगाते हैं हम लोग तो उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन फोर्स हटाने के बाद वह क्या होगा, पुनः अपने आकार में आ जाएगा। इसी को प्रत्यास्था बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को। अब प्लास्टिकता क्या होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है कि अगर किसी पदार्थ पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं या प्रतिबल लगा रहे हैं,
में जो भी परिवर्तन होगा वह अस्थायी रूप से होगा। जितना भी परिवर्तन होगा अगर फोर्स हटा लेते हैं तो वह उतना ही बना रहेगा। टूटने से पहले यह लिया जाता है प्लास्टिकता, और तापमान बढ़ने के साथ इस गुण में भी वृद्धि होती है। ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग। कुट्यता मैलिएबिलिटी क्या होती है, तो किसी चीज को पीट करके या खींच करके क्या किया जाए, उसको चादर में बदलने की क्रिया क्या होती है, कुट्यता या मैलिएबिलिटी होती है। ठीक है, इसमें किसका किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पिटवा लोहा का मैलिएबिलिटी अच्छा होता है, एल्युमिनियम, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, इन सबको पीट करके या रोलिंग द्वारा क्या किया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, और यह इतना जल्दी चटकते नहीं है या टूटते नहीं है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण बिना टूटे उसे चाप के रूप में ऐसे करके मोड़ा जा सकता है, इस तरह। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी या नम्यता। ठीक है, इसको झुकाया जा सके तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग नम्यता बोलते हैं। यहाँ पे तन्यता दो तरह का है, एक डक्टिलिटी है, एक टीनेसिटी है। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या, किसी पदार्थ का वह गुण है, अगर किसी पदार्थ को ऐसे करके खींचा जाए, खींच करके उसे तार के रूप में और बदला जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। यह किनकी अच्छी होती है, तो तांबा, सोना, टीन, पिटवा लोहा और एल्युमिनियम की डक्टिलिटी अच्छी होती है। और तन्यता क्या होता है, तो तन्यता सेम चीज होती है, लेकिन यह टूटने से पहले तक का अधिकतम प्रतिबल सहने की क्षमता होती है। ठीक है, किसी पदार्थ को अगर हम लोग खींचते हैं, यहाँ पे तनाव में ही अक्सर करके देखा जाता है, तो तनाव प्रतिबल ऐसा होना चाहिए जो अंतिम प्रतिबल टूटने से पहले जो होगा वही क्या होता है, तन्यता कहलाता है। ठीक है, अधिकतम प्रतिबल तीव्रता द्वारा इसको नापा जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिलनेस। तो ब्रिटिलनेस क्या होता है, इसको हिंदी में भंगुरता बोलते हैं। तो इस गुण के कारण पदार्थ पर चोट लगाने से वह बिना कोई विकार या खराबी उत्पन्न हुए टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ठीक है, अगर किसी पदार्थ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह डायरेक्ट टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है, तो इसी को भंगुरता कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों का क्या कम होता है, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, कुट्यता और तन्यता ऐसे पदार्थों का बहुत कम होता है। नेक्स्ट है हार्डनेस। कठोरता क्या होता है, यह पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ कटने, घिसने या खुरचे जाने का विरोध करता है। ठीक है, इसे साधारणतः कौन से टेस्ट, ब्रेनेल टेस्ट से मापा जाता है। तो कठोरता एक तरह से सतह पर जो भी कटने, घिसने और खुरचे जाने का विरोध होता है वह उसको दर्शाता है। ठीक है, तो कठोरता का मतलब समझिएगा आप लोग, स्पेशली सतह से संबंधित है। नेक्स्ट है स्टिफनेस, दुर्नम्यता। यह क्या होता है, तो प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत विरूपण का अवरोध करने की क्षमता जो है क्या है, स्टिफनेस या दुर्नम्यता है। इसको याद रखेंगे आप लोग, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत विरूपण का अवरोध करने की क्षमता ही क्या होती है, स्टिफनेस होती है। नेक्स्ट है टफनेस। इसको हिंदी में बोलते हैं कड़ापन या चिमड़पन। इस गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। तो झटकों का विरोध करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, टफ। या सब याद रखेंगे आप लोग। क्या कठोरता क्या होता है, तो यह सतह पर कटने, घिसने और खुरचे जाने का, ठीक है, विरोध करता है इस प्रॉपर्टी के कारण। दुर्नम्यता क्या है, तो विरूपण या विरूपण का अवरोध करता है, यह प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत। और यह टफनेस क्या है, तो यह पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। इस गुण के कारण विनाशफल हुए पदार्थ सामान्यतः प्रत्यास्था की सीमा से पार उच्च प्रतिबल पर पर्याप्त ऊर्जा शोषित कर सकता है। ठीक है, तो यह भी एक डेफिनेशन के अंतर्गत आ सकता है, झटका और धक्का, उसके बाद यह पर्याप्त ऊर्जा शोषित करता है, तो यह भी टफनेस के अंतर्गत आ जाएगा। अब नरम इस्पात तथा पिटवा लोहे में यह गुण पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इस गुण की माप चटकने तक पदार्थ के इकाई आयतन में संचित की गई ऊर्जा द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, इकाई आयतन में संचित की गई ऊर्जा द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब जहां ऊर्जा की बात की जाए और झटका, धक्का की बात की जाए तो वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे टफनेस आ जाएगा।
टफ चीज आ जाएगा। मशीनन या मशीनेबिलिटी क्या होती है? तो इस गुण के द्वारा कटाई औजारों से पदार्थ को विभिन्न आकारों में परिवर्तित करने की सरलता प्रदर्शित होती है। मतलब अगर किसी पदार्थ क्या किया जा सके, उसको अदर कंपोनेंट बनाया जा सके आसानी से, तो उसी के प्रॉपर्टी को मशीनेबिलिटी बोलते हैं। क्रीप क्या होता है? तो उच्च तापमान या भार या प्रतिबल के प्रभाव में पदार्थों का लगातार विरूपण, ठीक है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन जो है क्या कहलाता है? क्रीप। ठीक है, अगर जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भार लटका दिया इस पे, ठीक है, तो इस वाले पदार्थ पे लगातार यह भार पड़ रहा है, जिसके कारण ये क्या होगा, कुछ समय के बाद थोड़ा सा इसमें स्ट्रेचिंग आ जाएगी। ठीक है, तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? क्रीप कहलाएगी। ठीक है, कुछ टाइम बाद यह लगातार क्या हो रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है और कुछ टाइम बाद इसमें विरूपण हो जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसे ही कोई पदार्थ हो, उसे गर्म किया जाए, ऐसे करके कोई पदार्थ हो, इसको गर्म किया जाए, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, थोड़ी सी विरूपण आ जाएगी। तो कंटिन्यूअस अगर गर्म किया जा रहा है तो इसलिए यह क्या होगा, इसके अंतर्गत क्रीप इसको बोला जाएगा। फटीग क्या होता है? तो यह जो है बार बार भार लगाने के कारण पदार्थ की प्रतिरोधकता में कमी को फटीग बोलते हैं। मतलब अगर कोई पदार्थ हो, उसे क्या किया जाए, लगातार ऐंठा जाए, तो उसमें क्या होगा, उसकी प्रतिरोधकता में कमी आएगी, तो इसी को क्या बोलते हैं? फटीग बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। ठीक है, इसके अंतर्गत और भी है, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लौह अयस्क देखेंगे। तो इसमें कौन कौन सा लौह अयस्क है? तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क से हमें क्या मिलता है? पिग आयरन मिलता है। इसके बाद इसी से कास्ट आयरन बनाया जाता है अलग अलग भट्टियों में, इसका निष्कर्षण करके। तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें स्टील के बारे में पढ़ना है। तो कार्बन के आधार पे आयरन, कार्बन परसेंटेज के आधार पे कितना डिवाइड किया जा सकता है, कैसे? तो पहला होता है राट आयरन, जिसको सबसे शुद्ध आयरन बोलते हैं, जिसमें कार्बन परसेंटेज कितना होता है? 0.008% मात्र कार्बन होता है, तो इसलिए सबसे शुद्ध आयरन कौन सा होता है? रॉट आयरन होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टील, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है? तो 0.008 से 2% तक कार्बन होता है स्टील में। उसके बाद से कास्ट आयरन हो जाता है 2 से 6.67% तक, अगर कार्बन रहे तो वह कास्ट आयरन हो जाता है, और उसके ऊपर सीमेंटाइट वगैरह हो जाता है अगर कार्बन परसेंट ज्यादा होता है तो। अब स्टील के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसमें कार्बन परसेंटेज कितना होता है? तो 0.008% से 2% तक अगर कार्बन का परसेंटेज है, तो उसी को हम लोग स्टील बोलते हैं। अब इसमें सिंपल प्लेन कार्बन स्टील देखते हैं। प्लेन कार्बन स्टील का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन केवल हो। ठीक है, ऐसा स्टील जिसमें केवल कार्बन रहे, या ऐसा आयरन जिसमें केवल कार्बन रहे, तो इसी को प्लेन कार्बन स्टील बोलते हैं। तो इसमें कार्बन कितना कितना परसेंटेज रहेगा और इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो पहला है लो कार्बन स्टील। तो इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है? तो 0.008 से 0.3% तक, यह लो कार्बन स्टील बोलते हैं। इसी को किसी किसी बुक में 2 पार्टों में डिवाइड कर देता है, डेड कार्बन स्टील, उसके बाद से लो कार्बन स्टील, तो उसमें दे देता है 0.008 से 0.15%। ठीक है, तो डेड कार्बन स्टील इसको बोलता है। फिर उसके बाद से 0.15 से 0.3% तक लो कार्बन स्टील, किसी बुक में ऐसे भी डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट में इसको। नेक्स्ट है माइल्ड स्टील, जिसके बारे में हम लोगों को डिटेल अध्ययन करना है। तो इसमें कार्बन परसेंटेज कितना होता है? इसको मीडियम कार्बन स्टील भी बोलते हैं। इसमें कार्बन परसेंटेज होता है 0.3 से 0.6%। अगला है हाई कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन परसेंटेज कितना होता है? 0.6 से 2%। ठीक है, 0.6 से 2% तक कार्बन होता है हाई कार्बन स्टील में। इसी का यूज टूल वूल बनाने में किया जाता है। तो स्टील का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के आधार पर भी इसको डिवाइड किया जाता है। अगर कार्बन परसेंटेज देखा जाए तो यह
EU टेक्टिक स्टील बोला जाता है, जिसमें कार्बन परसेंट 0.8% होता है, कार्बन का परसेंटेज। ठीक है, यह अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करने पर यह पदार्थ मिलती है, लेकिन कार्बन का परसेंटेज इतना ही होना चाहिए। 0.8% से नीचे हाइपो यूटेक्टिक स्टील होता है और 0.8% से ऊपर हाइपर यूटेक्टिक स्टील। लेकिन यह कहाँ तक होना चाहिए, तो 2% तक, क्योंकि स्टील इन्हीं के बीच में पाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक, 0.008% से 2% तक स्टील पाया जाता है। उसके बाद से कास्ट आयरन हो जाता है, मिलता है। तो इसके अंतर्गत स्टील का डिवीजन अगर किया जाए हीट ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, तो यूटेक्टिक स्टील कब होता है, 0.8% जहाँ पर कार्बन होता है, और 0.008% से 0.8% तक हाइपो, और 0.8 से 2% तक क्या होता है, हाइपर होता है। ठीक है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे तो इसके ऊपर आराम से याद रखेंगे हाइपर, और नीचे क्या, हाइपो, और इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे रॉट आयरन होता है। ये इतना याद रखेंगे आप लोग। स्टील कितने कितने के बीच में पाया जाता है, 0.008% से 2% तक स्टील पाया जाता है। इसके ऊपर अगर जाएंगे तो कास्ट आयरन, और इधर जाएंगे तो रॉट आयरन मिल जाता है। नेक्स्ट अब माइल्ड स्टील या मीडियम कार्बन स्टील के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें कुछ टाइप डिवाइड किया गया है। तो हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर माइल्ड स्टील को क्या किया जाए, क्रिटिकल टेम्परेचर 927 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर गर्म किया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील बोलते हैं। इसमें सतह खुरदुरा मिलता है। ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग। दूसरा है कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो लो टेम्परेचर पर इसको अगर हीट किया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील। मतलब माइल्ड स्टील को क्या किया जाए, लो टेम्परेचर पर हीट किया जाए, या जो भी वर्किंग की जाए लो टेम्परेचर पर की जाए, तो इसमें क्या होता है, स्मूथ सतह मिलता है। ये याद रखेंगे आप लोग, ये मेन पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। क्या क्या, हॉट रोल्ड में खुरदरा सतह मिलता है और कोल्ड रोल में स्मूथ सतह मिलता है। गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील क्या होता है, तो अगर माइल्ड स्टील पर जिंक से कोटिंग की जाए, किस लिए, तो जंग लगने से बचाने के लिए, जंगरोधी सतह बनाने के लिए, तो ऐसे माइल्ड स्टील को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील बोलते हैं। इससे क्या होता है, तो सतह जो है जंग रोधी हो जाता है और उसकी हार्डनेस वगैरह बढ़ जाती है, क्योंकि माइल्ड स्टील में ये प्रॉब्लम होती है जंग वगैरह लगने के लिए, और हार्डनेस कम होती है उसकी। अब इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, किसका, माइल्ड स्टील से क्या क्या बनाया जा सकता है, क्या क्या लाभ होगा। तो यह सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मतलब यह अयस्क से इसको बनाने में आसानी होती है। इसकी मशीनेबिलिटी अच्छी होती है, मतलब इससे कोई भी पदार्थ आसानी से बनाया जा सकता है। यह वेल्डेबल होता है, इस पे वेल्डिंग वगैरह की क्रिया की जा सकती है। रिसाइकेबल होता है, मतलब अगर कोई पदार्थ बनाया गया तो उसे दोबारा रिसाइकिल करके उससे दूसरा पदार्थ आराम से बनाया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब मजबूत होता है। ड्यूरेबल, ज़्यादा टाइम तक चलता है, ड्यूरेबल का मतलब। और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब तनाव में इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, तो लेस कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये इस पे जंग जल्दी लग जाता है। और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, मतलब झटका उटका सहने की शक्ति इसकी कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है, और हार्ड यह बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब सरफेस पे खरोच वगैरह आसानी से आ जाते हैं। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसका एप्लीकेशन छड़ बनाने में, मशीन पार्ट जैसे चेचिस, इंजन पार्ट कुछ बनाने में, रिवेट्स और सस्पेंशन सिस्टम। फिर दिनचर्या में क्या क्या, तो कुर्सी मेज वगैरह बनाया जा सकता है। इंडस्ट्रीज में पाइप, ट्यूब, वायर, चेन, सीट। कृषि में हल और कल्टीवेटर, किचन सामग्री और साइकिल कंटेनर, इन सब में इसका यूज होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एलॉय स्टील। कार्बन स्टील में एक या एक से अधिक एलॉइंग एलिमेंट मिलाया जाए तो ऐसे स्टील को क्या बोलते हैं, एलॉय स्टील बोलते हैं। इसमें कौन कौन से एलॉइंग एलिमेंट हैं, तो निकिल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, सिलिकॉन, कॉपर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। ठीक है, तो यह कुछ जो है एलॉइंग एलिमेंट हैं। अगर इसमें मिलाया जाए कार्बन स्टील में तो ऐसे स्टील को एलॉय स्टील बोलते हैं। और यह क्यों मिलाया जाता है,
तो यह कुछ प्रॉपर्टी में सुधार करता है मिलाने पर। तो यह हार्डनेस बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, टफनेस बढ़ा देता है, हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस, मतलब यह अधिक से अधिक तापमान सहने की शक्ति बढ़ाता है। फिर उसके बाद से जंग रोधी यह बना देता है, वियर रेजिस्टेंस। इसको अगर डिवाइड किया जाए तो किस पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो लो एलॉय स्टील और हाई एलॉय स्टील दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। तो लो एलॉय स्टील क्या होता है, तो अगर एलॉइंग एलिमेंट 8% से कम हो, ठीक है, मतलब जो भी एलॉइंग एलिमेंट हैं अगर उनका परसेंटेज 8% से कम हो तो ऐसे एलॉइंग स्टील को क्या बोलते हैं, लो एलॉय स्टील बोलते हैं। इसमें कौन कौन से एलॉइंग एलिमेंट मिलाए जाते हैं, तो टाइटेनियम, कॉपर, नोबिडियम और उसके बाद से वैनेडियम, यह जो है कुछ कॉमन एलिमेंट हैं जो लो एलॉय स्टील के लिए यूज होते हैं। और इनसे क्या क्या सुधार होता है, तो स्ट्रेंथ और टफनेस सुधरता है। और इसका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन कौन सा किया जाता है, तो नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग, यह दो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इसके अंतर्गत की जाती है लो एलॉय स्टील के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हाई एलॉय स्टील क्या होता है, तो एलॉइंग एलिमेंट का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 8% से ज़्यादा अगर हो रहा है तो हाई एलॉय स्टील उसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो यह स्टेनलेस स्टील और टूल स्टील में यह यूज होता है। और इससे क्या क्या सुधरता है, तो कोरोजन रेजिस्टेंस और हाई टेम्परेचर और स्ट्रेंथ इससे इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील क्या होता है, तो इसके अंतर्गत अगर 18% क्रोमियम और 8% निकिल मिलाया जाए तो उसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। और इसको ऐसे करके लिखते हैं 18/8, ठीक है। अगर यह है तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप लोग, स्टेनलेस स्टील ये शो कर रहा है, इसके अंतर्गत 18% क्रोमियम है और निकिल जो है 8% है। इससे क्या क्या सुधरता है, तो टेम्परेचर के प्रति सुधार होता है, मतलब यह उष्मारोधी होता है, और कोरोजन रेजिस्टिव होता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। और ताप सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। स्प्रिंग स्टील में कौन कौन से एलॉइंग एलिमेंट होते हैं, तो कार्बन तो होगा ही, स्टील है तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, स्प्रिंग स्टील में यूज होता है। टूल स्टील के अंतर्गत कौन कौन से एलॉइंग एलिमेंट होते हैं, तो टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और वैनेडियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, ठीक है। यह जो है टूल स्टील के लिए यह एलॉइंग एलिमेंट अक्सर करके यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हाई स्पीड स्टील कौन कौन से हैं, तो एक कॉम्बिनेशन है 1841, ठीक है, इसको ऐसे भी करके लिखा जा सकता है 1841, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे, 18% इसमें टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वैनेडियम, ठीक है। तो यह जो है इसका कॉम्बिनेशन है हाई स्पीड स्टील का। अगर ऐसे करके दिया है तो इसमें क्या समझेंगे आप लोग, टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम। नेक्स्ट है 6642, इसको ऐसे भी करके लिखा जाता है, तो इसमें क्या समझेंगे, 6% मोलिब्डेनम, 6% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 2% वैनेडियम। यह क्या होगा, हाई स्पीड स्टील के लिए यह एक कॉम्बिनेशन, यह दो कॉम्बिनेशन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में रिपीट किया जाता है इसको। अब कुछ एलॉइंग एलिमेंट से क्या क्या सुधरता है और क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी ऐड होती है वह हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे निकिल से मशीनेबिलिटी बढ़ती है, उष्मा रोधी होता है, शॉक रोधी होता है और फटीक रोधी होता है। क्रोमियम से क्या, कठोरता, उच्च सामर्थ्य और संचारता, ठीक है, मतलब यहाँ पे जंग रोधी होता है। मोलिब्डेनम से क्या होता है, तो कठोरता और तनाव, स्ट्रेंथ बढ़ता है। कॉपर से तरलता, कठोरता और यह संचारण रोधी होता है, मतलब जंग रोधी। सिलिकॉन से ताप सहने की क्षमता बढ़ती है। टंगस्टन से उच्च कठोरता, कड़ापन और यह भी उष्मारोधी होता है, ठीक है। अगर टंगस्टन यूज किया जाए तो उष्मारोधी होगा। वैनेडियम से उच्च ताप सामर्थ्य, प्रत्यास्था की सीमा ज्यादा हो जाती है और शॉक रोधी यह होता है। मैग्नीशियम से घिसाई रोधी और कड़ापन, ठीक है, यह दोनों बढ़ता है, ठीक है। तो यह ऐसे करके कुछ की पॉइंट है वह आप लोग ध्यान दीजिएगा ताकि एग्जाम में मिस्टेक न हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ आयरन से संबंधित टर्म देख लेते हैं। जैसे सीमेंटाइट है
तो यह ज़्यादा कठोर और भंगुर होता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, तो 6.67% से ज़्यादा होता है। 2 से 6.67 तक कास्ट आयरन होता है, 0.008 से 2% तक स्टील होता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा पे सीमेंटाइट मिलता है हमें, जो ज़्यादा कठोर और भंगुर होता है। ठीक है, मतलब ब्रिटिलनेस होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट परलाइट क्या होता है, तो यह जो है फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्स होता है। यह सीमेंटाइट अत्यधिक कठोर होता है और फेराइट क्या होता है, यह अल्फा फेराइट मुलायम और शुद्ध होता है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, यह परलाइट आएगा। ठीक है, तो यह याद रखेंगे आप लोग। फेराइट से ज़्यादा कठोर परलाइट होगा, लेकिन सीमेंटाइट से यह कम कठोर होगा यह, क्योंकि इसमें फेराइट मिल जा रहा है और फेराइट में यह सीमेंटाइट मिल रहा है, मतलब यह कठोर वाला इसमें मिल रहा है, तो इसलिए इसकी कठोरता इसके कंपेयर में कम होगी, लेकिन इसके कंपेयर में ज़्यादा होगी। अल्फा फेराइट क्या होता है, तो यह 0.006% होती है इसमें कार्बन। यह मुलायम और शुद्ध होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, BCC स्ट्रक्चर होता है और यह मैग्नेटिक होता है रूम टेम्परेचर पर। यह कैसे मिलता है, तो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन और अल्फा आयरन से मिलता है यह। तो यह याद रखेंगे आप लोग कि यह होता क्या है, अल्फा फेराइट मुलायम और ज़्यादा शुद्ध होता है अन्य के कंपेयर में। यह याद रखेंगे आप लोग कि मुलायम और शुद्ध होता है, यही एग्जाम में आता है। और यह सीमेंटाइट अत्यधिक कठोर और भंगुर होता है। डेल्टा फेराइट क्या होता है, तो इसमें कार्बन परसेंटेज 0.1% होता है और यह सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन और डेल्टा आयरन का होता है। यह क्या होगा, चूंकि यहाँ कार्बन परसेंटेज ज़्यादा हो गया तो यह परलाइट से ज़्यादा कठोर होगा यह। ठीक है, फेराइट से ज़्यादा कठोर यह होगा, चूंकि कार्बन परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया है। अब उसके बाद गामा आर्सेनाइड क्या होता है, तो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन और गामा आयरन का होता है। यह फेराइट से थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, चूंकि कार्बन परसेंटेज इसमें लगभग 2% के आसपास होती है। यह कम डक्टाइल होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, यह 727 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पर। तो यह याद रखेंगे आप लोग। स्पेशली क्या पूछता है, यही पूछता है कि हार्ड और मुलायम, यह सब इसमें कंपेयर करा लेता है कि कौन सा इसके कंपेयर में ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है, या ज़्यादा मुलायम होगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक है इसके अंतर्गत हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, तो स्टील या किसी पदार्थ को बिना शेप या साइज में परिवर्तन किए हुए हीट करना और उसे फिर कूलिंग करके उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग करने को ही हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। अगर किसी मटेरियल को या किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, फिर उसके बाद से उसे किसी निश्चित टेम्परेचर पे कुछ टाइम तक ठंडा करते हैं, जिससे उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन आ जाए, तो उसी को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। इसके अंतर्गत इसके टाइप कितने हैं, तो इसके 4 टाइप हैं, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग। अब मीडियम कार्बन स्टील के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, तो एनीलिन और नॉर्मलाइजिंग मीडियम कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का किया जाता है। हार्डनिंग किसका किया जाता है, तो हाई कार्बन स्टील का हार्डनिंग किया जाता है। और सरफेस हार्डनिंग या केस हार्डनिंग क्या होता है, तो इसमें जो है कुछ टाइप होते हैं, जैसे कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है, और एक होता है फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग किसका किया जाता है, लो कार्बन स्टील का किया जाता है, ठीक है, जिससे इनके सतह का प्रॉपर्टी इंप्रूव हो सके। और इंडक्शन हार्डनिंग हाई कार्बन स्टील का अक्सर करके किया जाता है, ठीक है। तो यह कुछ की पॉइंट है, उसको आप लोग याद रखेंगे। मेनली किस मटेरियल के अंतर्गत कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अपनाया जाता है, तो फिर से याद रखेंगे आप लोग। माइल्ड कार्बन स्टील में एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग अक्सर करके यूज किया जाता है, और हाई कार्बन स्टील के लिए हार्डनिंग, और उसके बाद से सरफेस हार्डनिंग या केस हार्डनिंग में क्या, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग में लो कार्बन स्टील, और हाई कार्बन स्टील इंडक्शन हार्डनिंग के अंतर्गत आता है। तो यह जो है कुछ की पॉइंट है, कोई ज़रूरी नहीं एकदम यही कंपलसरी है, लेकिन लगभग यही चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद से हम लोग देखते हैं एनीलिंग क्या होता है।
के अंतर्गत क्या होता है, तो स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या लगभग नीचे गर्म किया जाता है और इसको बहुत ही स्लो रेट से ठंडा किया जाता है, जिसके इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सुधार हो सके। तो इस प्रोसेस को एनीलिंग बोलते हैं। यहाँ पे स्लो रेट है, अगर यह बहुत हाई रेट से क्या किया जाए, कूल किया जाए, हाई रेट से ठंडा किया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग बोलते हैं। क्वेंचिंग, यह याद रखेंगे आप लोग। अगर किसी पदार्थ को गर्म किया जाए, उसके बाद अचानक से उसको ठंडा कर दिया जाए या बहुत हाई रेट से ठंडा किया जाए, ठीक है, तो इसको क्वेंचिंग बोलते हैं। तो यह टर्म याद रखेंगे आप लोग, क्वेंचिंग होता क्या है, बहुत हाई रेट से ठंडा करना, ठीक है, अचानक से ठंडा करना ही क्वेंचिंग होता है। अब उसके बाद एनीलिंग के कुछ टाइप होते हैं, कुछ प्रकार इसके होते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है फुल एनीलिंग, ठीक है। फुल एनीलिंग क्या होता है, तो 723 डिग्री सेल्सियस से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म किया जाता है तथा कुछ समय तक इसी ताप पर रखा जाता है। फिर मटेरियल को भट्ठी में ही स्लो रेट से कूल किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फुल एनीलिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया जाता है, इसे इसी ताप पे कुछ टाइम रखा जाता है, फिर स्लो रेट से कूल किया जाता है। तो इस प्रोसेस को फुल एनीलिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत आराम से मटेरियल की प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है। यह प्रोसेस किस पे किया जाता है, तो मीडियम कार्बन स्टील और हार्ड वर्क शीट फॉर्गिंग के अंतर्गत और कास्टिंग के अंतर्गत किया जाता है। मीडियम और हाई कार्बन स्टील के लिए यह प्रोसेस यूज किया जाता है। प्रोसेस एनीलिंग में क्या होता है, तो 723 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम ताप पर इसको गर्म किया जाता है, फिर इसको धीरे धीरे ठंडा कर लिया जाता है। यह प्रोसेस किसके लिए स्पेशली होता है, तो लो कार्बन स्टील के लिए और इंटरमीडिएट ऑपरेशन के लिए। इसमें क्या क्या सुधार होता है, तो यह हार्डनेस बढ़ा देता है और डक्टिलिटी घटाता है। इसके अंतर्गत हार्डनेस बढ़ती है और डक्टिलिटी घटती है। नेक्स्ट जो है, यह अक्सर कोल्ड वर्क प्रोसेस में यूज होता है। अगला है स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग, यह तीसरा है। यह कब यूज होता है, तो कास्टिंग और वेल्डिंग से मटेरियल में स्ट्रेस आता है, तो इसी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या प्रोसेस यूज किया जाता है, तो 723 डिग्री सेल्सियस से नीचे लगभग 650 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसको गर्म किया जाता है तथा कुछ समय तक उसी ताप पर रखा जाता है, जिससे उसके बाद इसको धीरे धीरे ठंडा कर लिया जाता है। तो जिससे क्या होता है, उसके अंतर्गत जो इन प्रोसेस से, कास्टिंग और वेल्डिंग प्रोसेस से जो स्ट्रेस आया रहता है वह दूर हो जाता है। ऐसे एनीलिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग। नेक्स्ट है स्फीरोडाइज्ड एनीलिंग। यह किस पे किया जाता है, तो यह हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील के लिए यूज होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो यह इंटरनल स्ट्रक्चर स्टील का इम्प्रूव करता है। इसमें क्या प्रोसेस यूज किया जाता है, तो 723 डिग्री सेल्सियस से नीचे गर्म किया जाता है और 8 घंटे तक लगभग इसी ताप को बनाए रखा जाता है, फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो ग्रेन होते हैं वह इम्प्रूव होते हैं स्टील के। नेक्स्ट अगला है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, इसके अंतर्गत पदार्थ को गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद से हवा या रूम टेम्परेचर पर उसको ठंडा किया जाता है, जिससे उसका माइक्रो स्ट्रक्चर रिफाइन हो। और इसके अंतर्गत क्या क्या सुधार होता है, तो मटेरियल की डक्टिलिटी और सॉफ्टनेस बढ़ता है। यह प्रोसेस किसमें यूज किया जाता है, तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस जैसे फॉर्गिंग, बेंडिंग, हैमरिंग, ठीक है, इन सब प्रोसेस के लिए यह नॉर्मलाइजिंग यूज किया जाता है। वेल्डिंग के अंतर्गत हीट इफेक्टेड जोन में भी यह प्रयोग होता है। हीट इफेक्टेड जोन के इफेक्ट को कम करने के लिए नॉर्मलाइजिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हार्डेनिंग। तो स्टील को परलाइट से ऑस्टेनाइड में बदलने तक गर्म किया जाता है। फिर क्वेंचिंग, मतलब वाटर या ऑयल में इसको अचानक कूलिंग किया जाता है, ठीक है। क्वेंचिंग का मतलब क्या, किसी पदार्थ को अचानक कूलिंग किया जाए तो उसी को क्वेंचिंग बोलते हैं। तो
तो हार्डनिंग क्या होता है, स्टील को परलाइट से ऑस्टेनाइट में बदलने तक गर्म किया जाता है, फिर उसे अचानक कूलिंग की जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत हीटिंग तब तक किया जाता है जब तक कि कोर का ताप सतह के ताप के बराबर न हो जाए। मतलब हीटिंग जो है काफी देर तक किया जाता है जिससे पूरे मटेरियल का तापमान एक बराबर हो जाए। उसके बाद अचानक क्या किया जाता है, उसे कूलिंग कर दी जाती है जिससे सतह जो है कठोर हो जाता है और अंदर का मटेरियल नॉर्मल ही बना रहता है। नेक्स्ट अगला है टेम्परिंग। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे गर्म किया जाता है और फिर हवा में कूलिंग की जाती है, तो ऐसे प्रोसेस को टेम्परिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है आश टेम्परिंग। क्या होता है, तो आइसोथर्मल क्वेंचिंग इसके अंतर्गत की जाती है। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर स्टील को गर्म किया जाता है लगभग 850 डिग्री सेल्सियस पर और अचानक कूलिंग की जाती है आइसोथर्मल क्वेंचिंग के थ्रू, तो ऐसे को आश टेम्परिंग बोलते हैं। मार टेम्परिंग क्या होता है, तो स्टेप्ड क्वेंचिंग या इंटरप्टेड क्वेंचिंग की जाती है इसके अंतर्गत। मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया जाता है और क्वेंचिंग साल्ट बाथ में किया जाता है शिव ताप पर। ठीक है, स्टेप क्वेंचिंग मतलब थोड़ा सा अचानक से उसको ठंडा किया जाए, फिर उसके बाद से एक अलग टेम्परेचर पर ठंडा किया जाए तुरंत। ये इसमें की पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, मार टेम्परिंग मतलब स्टेप्ड क्वेंचिंग। ठीक है, और यहाँ पे साल्ट बाथ का यूज किया जाता है। ठीक है, यह की पॉइंट है, यही याद रखना है आप लोगों को। आश टेम्परिंग में क्या याद रखेंगे आप लोग, आइसोथर्मल, यह याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला है सरफेस हार्डनिंग या केस हार्डनिंग भी इसको कहते हैं। इसमें क्या क्या इम्प्रूव होता है, तो वियर टियर बढ़ाने के लिए सरफेस पर यह किया जाता है। कोर में जो मटेरियल है वह सॉफ्ट ही बना रहता है, यहाँ पे मटेरियल टफ और शॉक एब्जॉर्बर बन जाता है। यह सब बढ़ाने के लिए वियर टियर, टफनेस और शॉक एब्जॉर्बिविटी बढ़ाने के लिए सरफेस हार्डनिंग या केस हार्डनिंग की जाती है। इसके अंतर्गत कुछ प्रोसेस हैं, जैसे पहला टाइप है कार्बुराइजिंग। कार्बुराइजिंग क्या होता है, तो कार्बन रिच कंटेंट में मटेरियल को गर्म किया जाता है। कार्बन रिच मतलब क्या है, या तो चारकोल के साथ या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या किया जाता है, मटेरियल को गर्म किया जाता है जिससे सतह पर कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है, जिससे उसकी हार्डनेस वगैरह, टफनेस, शॉक एब्जॉर्बर, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। अगला है इसी में साइनाइडिंग। तो साइनाइडिंग में क्या किया जाता है, सोडियम साइनाइड या सोडियम आइसोसाइनाइड के साथ इसको गर्म किया जाता है मटेरियल को, जिससे उसकी सतह का प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है नाइट्राइडिंग। तो इसमें क्या अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है जिससे नाइट्रोजन सतह पर एब्जॉर्ब होता है, जिससे सतह की जो प्रॉपर्टी होती है वह चेंज होती है। यह याद रखेंगे आप लोग कि किस प्रोसेस में कौन सा मटेरियल के साथ उसको गर्म किया जाता है। कार्बुराइजिंग में चारकोल या कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइडिंग में सोडियम आइसोसाइनाइड या सोडियम साइनाइड भी बोल सकते हैं इसको, नाइट्राइडिंग में NH3 के साथ, अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है। और सतह पे कौन सा पदार्थ, अमोनिया से नाइट्रोजन उस पे क्या होगा, अवशोषित होगा। इंडक्शन हार्डनिंग क्या होता है, तो यह मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत मटेरियल को गर्म किया जाता है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है जिससे हीट उसके सतह पर जनरेट होती है, और कॉपर कॉइल का यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। तो ऐसे हार्डनिंग को क्या बोलते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग बोलते हैं, मतलब इंडक्शन प्रोसेस का यूज किया जाता है। फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है, तो ऑक्सी फ्यूल से उसके सतह को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो ऐसे हार्डनिंग को फ्लेम हार्डनिंग कहते हैं। फिर से याद रखेंगे, कार्बुराइजिंग में चारकोल या कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइडिंग में सोडियम साइनाइड या सोडियम आइसोसाइनाइड, नाइट्राइडिंग में NH3, इंडक्शन हार्डनिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है कॉपर कॉइल के हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से हीट जनरेट होती है सतह पर। फ्लेम हार्डनिंग में ऑक्सी फ्यूल की मदद से क्या किया जाता है, उसके सतह को हीट किया जाता है। तो यह हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टोटल हो गया। यह RRB JEE CBT 2 के अंतर्गत मटेरियल साइंस का फुल सिलेबस कवर हो गया है। इस वीडियो में इतना है। वीडियो को आप लोग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला मैं जल्द ही लेक्चर लेकर के आऊँगा।
प्रत्येक लेक्चर में हर सब्जेक्ट का टोटल कंटेंट होगा सिलेबस वाइज। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।